बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डायलिसिस के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। कोर कोर्स का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फैमिली प्लानिंग, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम इस बारे में देखेंगे कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके क्या ऑर्गन्स हैं, और फैमिली प्लानिंग को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसमें जो मेन ऑर्गन्स हैं उसमें टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस जिसको हम क्या कहते हैं, अगर हम उर्दू में बात करते हैं तो ये हमारे पास होते हैं तौलीदी अज़ा, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है टेस्टिस, जिसको हम बैजा दाने भी कहते हैं। टेस्टिस क्या काम क्या होता है कि स्पर्म्स और एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो पैदा करती हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है इपिडाइडेमिस। ये स्पर्म को जखीरा देती है, यानी कि स्टोर करके रखती है और उनको ज्यादा मेच्योर बनाती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है वेज डिफरेंसेस। ये ट्यूब्स होती हैं जो कि स्पर्म्स को एपिडाइडेमिस से पेशाब की नाली तक लेके जाती हैं। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद बल्बुलर, उसके बाद हमारे पास होते हैं यूरिथ्रल ग्लैंड्स, और उसके बाद ये जो होती हैं सेमन, जो फ्लूइड होता है मेल के अंदर जिसको हम मनी कहते हैं, वो प्रोड्यूस करती है। उसके बाद यूरिथ्रा यानी कि जो पेशाब की नाली है, पेशाब और जो सेमन होता है दोनों इस वहां से गुजरते हैं। अच्छा, मेल जो हार्मोन है जैसे कि नाम से शो है टेस्टोस्टेरोन, उसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या करता है। मेल्स के अंदर जितना भी मर्दाना खसूसियात होती हैं, उनकी आवाज का भारीपन, उनके मसल्स का, स्पर्म्स का पैदा होना, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होती हैं मेल्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद स्पर्म। सबसे पहले स्पर्म्स क्या होते हैं? स्पर्म्स जिसको हम जो होती है स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव जो होती है सेल्स होती हैं जो टेस्टिस के अंदर बनते हैं, और ये आगे जो होती हैं एक पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी कि स्पर्म बनते हैं, वो एग के साथ मिलते हैं जिससे जाइगोट बनता है। और इसके बाद स्पर्म सेल्स जो होती है ये रिप्रोडक्शन यानी कि जिनसी तौलीद के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये मर्द वालिद से जो भी जिनाती मवाद यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं उसको फीमेल के अंदर लेके जाते हैं। अगर हम स्पर्म की साख की बात करते हैं तो उनका हेड होता है, उनका एक मिडल पीस, मिड पीस जो उनका दरमियान वाला हिस्सा होता है, और एक उनकी टेल होती है। स्पर्म का जो हेड होता है उसमें जेनेटिक न्यूक्लियस होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है, और जो मिड पार्ट होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। उनका काम क्या होता है? वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसकी मूवमेंट्स के लिए। तीसरे नंबर पे टेल, जिसको हम फ्लैजेलम भी कहते हैं, अनेबल द स्पर्म टू स्विम एंड मूव टुवर्ड द एग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल जैसा कि नाम से शो है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, जो एक्सटर्नल होता है उसमें जो जो हिस्से हैं उसमें एक हमारे पास होता है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मजोरा, लेबिया मुनेरा, क्लिटोरियस। उसके बाद इसमें आ जाती है वेस्टिब्यूल, यूरिथ्रा ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, पेरिनियम, जेनिटेलिया, वजाइना, यूट्रेस, ठीक है, ये सर्वेक्स, फैलोपिन ट्यूब्स, ये सारे जो हिस्से होते हैं, ओवरीज, ओवरीन्स वगैरह, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर आते हैं। अच्छा, बैरूनी जिनसी अज़ा की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास है, ठीक है, मुख्तलिफ होती है। सबसे पहले हमारे पास है मून्स जो होती हैं, पिप्स, जो चर्बी की गोल ढलवान है, जो प्यूबिक हड्डी के ऊपर होती है। ये बलोगत के दौरान नुमायां होती है और इस बार जिनसी बाल उगते हैं। लेबिया जो हमारे पास मजोरा होता है, ये बड़े बैरूनी जिल्द के तहदार हिस्से होते हैं जो कि वजाइना के खुलाव की दोनों तरफ होते हैं। इसी तरह लैबिया मुनेरा, ये अंदर वाले छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास क्लिटोरियस जो होती है, ये बहुत ही हसास अज़ो होता है जो वल्वा के ऊपर होता है जहाँ पे लैबिया मुनेरा मिलती है, और ये जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो वेस्टिब्यूल ट्यूब्स होती हैं वो हिस्सा है जो लेबिया मनोरा से घिरा होता है, इसमें पेशाब की नाली और वजाइना के खुलने का रास्ता है। उसके बाद जो पेशाब की नाली जो ये जहाँ से पेशाब होता है, जो ये कि जो ये वजाइना है और के खुलाव के बिल्कुल ऊपर होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अंदरूनी जो इंटरनल जिनसी अज़ा होते हैं, उसमें वजाइना। वजाइना जो कि पट्टों वाली नाली होती है जो बैरून जिसमें अज़ा को अंदरूनी तौलीदी अज़ा से बनाती है, और ये डिलीवरी के लिए बहुत जरूरी होती है, और जो महवारी का खून वगैरह होता है वो भी यहाँ से आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
रहम, ठीक है, जिसको हम यूट्रस कहते हैं। और ये वो होते हैं, इसमें एग्स वगैरह बनते हैं, ओवरीज वगैरह होती हैं, और फर्टिलाइजेशन एग यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो होती हैं, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसे फंडस ऊपर वाला पार्ट, इसका दरमियान वाला और इसके नीचे वाला पार्ट्स होता है। सर्विक्स जो होती हैं, ये यूट्रस के नीचे वाला हिस्सा होता है जो वजाइना में फैला होता है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं, ये यूट्रस के दोनों तरफ होती हैं, ये वाले ट्यूब्स। उसके बाद ओवरीज जो होती हैं, ये भी यूट्रस के दोनों तरफ मौजूद होती हैं, ओवरीज जो होती हैं। और इनके अंदर एग्स और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, फीमेल के अंदर जो ये हार्मोन्स होते हैं, वो ओवरीज जो होती है उनको प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से आपने इनके नेम वगैरह अच्छे से कर लेने हैं। अब हम हार्मोन्स कौन से हैं? फीमेल हार्मोन्स जो है, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आ जाता है। ये क्या करते हैं? अब जिस तरह से मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स था और मेल्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उस हार्मोन्स की वजह से थी, इसी तरह फीमेल की जो भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ब्रेस्ट का बढ़ना, उनकी आवाज का बारीक होना, उनकी स्किन का सॉफ्ट होना, ये सारी जो भी चीजें होती हैं ये एस्ट्रोजन की वजह से होती हैं। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अहम किरदार अदा करता है उसको रेगुलेट करने में। एस्ट्रोजन जो होती है ब्लॉगत के दौरान ही जिनसी खसूसियत में करता है, वही बातें जो आपको मैं बताई थी, इनके ब्रेस्ट वगैरह की, छाती वगैरह की जो होती है ग्रोथ करवाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है एस्ट्रोजन जो होती है, इसका और काम क्या होता है कि ये पीरियड्स वगैरह के जो भी चक्कर होते हैं उसको कंट्रोल करता है। और जो यूट्रस की लेयर्स होती है एंडोमेट्रियम, उसकी निशान करवाता है। ये यूट्रस की इनर आउटर लेयर्स वगैरह को ठीक करता है जो हमल के लिए अगर तैयार हो जाए। उसके बाद है प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन जो होती है, ये हार्मोन्स भी ओवरीज में पैदा होते हैं, और ये खास तौर पर ओव्यूलेशंस के बाद कॉर्पस ल्यूटियम में और कम मिकदार में जो होती है एड्रीनल ग्लैंड भी पैदा करता है। यानी कि ये क्या करते हैं कि ये ओव्यूलेशंस के फेज में मैक्सिमम रिलीज होता है। ओव्यूलेशन कहते हैं जब एग्स बन जाते हैं ओवरी के अंदर, एग्स का वहां से रिलीज होना। और ये हार्मोन जो होते हैं, ये पीरियड्स वगैरह को भी कोरेगुलेट करने में भी अहम रोल प्ले करते हैं। अच्छा, उसके बाद एग्स, एग सेल जिसको हम ओवा भी कहते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं? एग या ओम जो होती हैं, ये एक मतलब हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो स्पर्म के साथ मिलते हैं और इससे आगे फिर जाइगोट बनता है। और ये ओजेनेसिस के प्रोसेस में अहम रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से एग्स की खसूसियात होती हैं, वो एग्स क्या करते हैं कि इंसानी जिस्म के सबसे बड़े खुलिया होते हैं जो आंख से देखे जा सकते हैं। ये तमाम इंसानी खुलियात की तरह जो होती हैं 23 क्रोमोसोम्स पेयर्स के फॉर्म में होती हैं। और ये जब मेल और फीमेल मिलते हैं, जाइगोट बनता है, तो 46 जो होती है वहां पे क्रोमोसोम्स पूरे हो जाते हैं। अच्छा, ये तो था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिनिस्ट्रल साइकिल। मिनिस्ट्रल साइकिल नाम से शो है, ये जो माहवारी का चक्कर होता है, ये खवातीन पे उनकी जो होती है तौलीदी निजाम के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये 28 डेज पर मुश्तमिल होता है। इसमें मुख्तलिफ चेंजिंग्स आती है बॉडी के अंदर। इसमें सबसे पहला, इसमें इसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। तो इसका सबसे जो पहला फेज है हमारे पास, वो है ठीक है, 1 to 5 डेज का, जिसको मिनिस्ट्रल फेज यानी कि महवारी का फेज होता है। ये शुरू का फेज होता है जिसमें जो यूट्रस की अंदरूनी लेयर जो एंडोमेट्रियम होती है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से हमल नहीं होता और फिर वो ब्रीडिंग्स होती है। हार्मोन्स की चेंजिंग वगैरह इसमें आते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की सतह कम हो जाती है, और एग्स जो वगैरह जो होती है वो ब्लड के फॉर्म में पानी से बह चले जाते हैं। उसके बाद फॉलिकुलर फेज, ये 1 से 13 डेज का होता है। इसमें अख्ताम हो जाती है महवारी की, और इसमें ओव्यूलेशन का फेज स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ओव्यूलेटरी जो फेज होता है वो 14 दिन का होता है, ठीक है। वो है जिसमें ओवरीज से होती हैं, और उसके बाद इसमें हमारे पास सर्वाइकल म्यूकस की मिकदार बढ़ जाती है। और उसके बाद ल्यूटियल फेज जो होता है वो 15 to 28 डेज का होता है। और एंड पे जो होता है परिमेनिस्ट्रल फेज, 25 से 28 दिन। अगर हमारा नहीं होता तो हार्मोन की लेवल फिर कम हो जाता है, और फिर वो परिमेनिस्ट्रल का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, दोबारा से एग्स फोलिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो जो मिनिस्ट्रल साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्यूबर्टी, जो नेक्स्ट टॉपिक्स, ठीक है। प्यूबर्टी मीन ब्लॉगत, उसकी फीचर्स क्या होती हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉगत जो होती है इंसानी नशोनुमा का एक कुदरती और तब्दीली लाने वाला एक मरला होता है, जिसमें जिस्मानी तब्दीलियां होती हैं, हार्मोन्स की तब्दीलियां होती है। बचपन से इंसान जवानी में इंटर हो जाता है, ये 8 से 16 साल के दरमियान में होता है। इसकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। हार्मोन्स में तब्दीलियां,
बलोगत के आगाज में दिमाग के हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह से हार्मोन्स बनता है, जिनसे हार्मोन्स पैदा होती हैं। खवातीन में एस्ट्रोजन और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन वगैरह प्रोड्यूस होता है। इसी तरह अदर जो कुछ सान्विक जिनसी कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, जैसे खवातीन में शादियों की नशोनुमा शुरू हो जाती है, ठीक है, बगल में बालों वगैरह की। इस तरह मेल्स के अंदर भी जो कद वगैरह का बढ़ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारी चीजें, स्किन में चेंजिंग्स होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। जिस तरह प्रोबर्टी का टाइम कहाँ कब होता है, ये जगह पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, फूड पे डिपेंड करता है, और ये सारी चीजें कि कब स्टार्ट होगी। मोस्टली बच्चों में, कुछ में 8 9 साल 10 साल, कुछ लोग बच्चों में 15 16 साल की उम्र में भी स्टार्ट होती है। और इसके बारे में जो हेल्थ एजुकेशन है उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। ये वालिदैन और साथ साथ का काम होता है कि बच्चों को इसके बारे में बताएं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है ये वो स्टेज होती है जहाँ पे जो माहवारी होती है ना वो रुक जाती है, और इसमें पीरियड का सिलसिला खत्म हो जाता है। और आमतौर पर ये 45 से 50 की एज में ये वाला फेज स्टार्ट होता है, मेनोपॉज, ठीक है। और इसमें 45 से 55 के दरमियान में होता है। ये एक अहम मरला होता है। इसके अंदर वो जो स्पर्म एग्स वगैरह बनने का वो सिलसिला होता है वो खत्म हो जाता है। इसमें क्या क्या तब्दीली, हार्मोनल चेंजिंग्स आती है मेनोपॉज में। सबसे पहले एस्ट्रोजन वगैरह की कमी हो जाती है, और उसके बाद जिस वजह से जिस्मानी और जिनाती तब्दीलियां वगैरह आती हैं। उसके बाद है पेरी मेनोपॉज। मीन मेनोपॉज से पहले का ये सिलसिला होता है। इसमें मिजाज में तब्दीलियां और दीगर अलामत वगैरह होती हैं। सीजेशन ऑफ मिनिस्ट्रेशन, मेनोपॉज की सबसे अहम ये है कि अगर 12 महीने मुसलसल मिनिस्ट्रेशन साइकिल रुक जाता है या माहवारी नहीं होती, तो फिर तब इस बात से ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये मेनोपॉज स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीएच, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। माँ और बच्चे की सेहत बहुत जरूरी होती है कि माँ और बच्चे की सेहत का खास ख्याल रखा जाए। एमसीएच प्रोग्राम दुनिया भर में तौलीदी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ख्वातीन के हमला होने, डिलीवरी, इन सारी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये बेसिक मेडिकल हेल्थ में आता है। एमसीएच के क्या क्या कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं, डाइट न्यूट्रिशन हमको हमने अच्छी देनी है, फैमिली प्लानिंग, नॉर्मल डिलीवरी, ईपीआई वैक्सीनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह को कंट्रोल करना, एसटीडी, रेगुलर कंसुलेशन विजिट, ठीक है। और उसके बाद एंटीनेटल केयर, यानी कि डिलीवरी के बाद माँ की ख्याल रखना, ये सारे इसके अंदर आते हैं। इसके बाद जो एमसीएच प्रोग्राम, उसके कुछ एम क्या होते हैं कि ये जो ड्यूरिंग डिलीवरी माँ और बच्चे की जो डेथ हो जाती है उसको कम करना होता है, बच्चों की डेथ को कम करना होता है, प्रेगनेंसी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है उनको कम करना होता है, ओवरऑल माँ और बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है, जो भी बच्चों की डिजीज वगैरह होती है उनसे जो होती है उन बच्चों वगैरह को खत्म करना होता है। तो ये सारी इसकी जो होती है प्रोग्राम की खसूसियात है। उसके बाद है कंसेप्शन। कंसेप्शन कहते हैं जब प्रेगनेंसी होती है, इसमें ओव्यूलेशन। मिनिस्ट्रल साइकिल टिपिकली राइज अबाउट 28 डेज लास्ट, ठीक है, 28 डेज तक रहता है। इसमें मुख्तलिफ चेंजिंग्स वगैरह भी होती हैं। ओव्यूलेशन तकरीबन मिडल ऑफ साइकिल में होती है, 14 से 28 साइकिल्स के दरमियान। ओव्यूलेशन में एग रिलीज होता है ओवरीज से, और वो फॉलिकन ट्यूब्स में चला जाता है। अगर तो फॉलिकन ट्यूब्स के और वहां पर एक हार्मोन होता है एलएच, लुटेनाइजिंग हार्मोन, उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब फिर फर्टिलाइजेशन, अगर तो सेक्स होते हैं, स्पर्म्स जब जाते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो एग उसके साथ जाकर मिलते हैं, तो उनकी मिलने की वजह से जाइगोट बनता है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन, जब जाइगोट बनता है एग और स्पर्म के मिलने से, तो प्रेगनेंसी का जो होती है वो आगाज स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो एम्ब्रियो बन जाता है और वो नीचे यूट्रस में चला जाता है। तो ये सारा कंसेप्शन का प्रोसेस है। उसके बाद है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में वही सबसे पहले आप एम्ब्रियोनिक की जो डेवलपमेंट हो जाती है, तो उससे फिर फेटल की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, फिर प्लेसेंटा और एमनॉटिक जो होती है फ्लूइड्स बन जाता है, फिर हार्मोनल चेंजिंग्स आती हैं, पेरीनेटल केयर, ट्रामिस्टर जो होती है, ट्राइमिस्टर, फर्स्ट ट्राइमिस्टर, सेकंड, थर्ड वगैरह, लेबर पेन, डिलीवरी वगैरह, ये सारी चीजें इसमें स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होती है कि सब एम्ब्रियो जो होते कहलाता है, जिसमें एग और स्पर्म्स के मिलने से बनता है। और उसके बाद फेटल की डेवलपमेंट, फिर एम्ब्रियो जो होते हैं बाद में उसकी फर्दर ग्रोथ है जिसको हम फेटस कहते हैं, उसकी जिस्मानी टिश्यूज वगैरह मजीद पुख्ता होना शुरू हो जाते हैं। फिर प्लेसेंटा और एमनोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा एक अहम है जो हमारे के दौरान तैयार होता है। ये जो जिसको पर्दा कहते हैं, ये माँ और फेटस के दरमियान ग़िज़ायत और गैस के तबादले का काम करता है। एमनोटिक फ्लूइड से भरा होता है जो बढ़ते हुए फेटस को जो होती है खुराक वगैरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हार्मोनल चेंजिंग उसमें जो HCG जो होता है,
होमियन, ठीक है। क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होता है वो फौरन पैदा होता है, ये हमल के टेस्ट को ज़ाहिर करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी बनता है। और उसके बाद पेरिनेटल केयर, माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए रेगुलर चेकअप है। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ में, मिडल वाले और लास्ट वाले 3 मंथ वगैरह। फिर एंड पे जो लेबर और डिलीवरी वगैरह होती है, ठीक है, उसकी वजह से फिर फेटस जो होती है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। साइलेंट सिम्टम प्रेगनेंसी क्या होती है कि पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, नोजिया वोमिट होती है, ब्रेस्ट में चेंजेस आती हैं, यूरिनेशन में चेंजेस आती हैं, एपिटाइट में चेंजेस आती है, मूड स्विंग होती है, क्रैम्प्स वगैरह, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ये इसकी कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं समटाइम, जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज मोस्ट कॉमन है, शुगर का लेवल हाई हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, परिएक्सीमिया मीन बीपी हाई हो जाता है, एक्टोपिक्स मीन के बच्चे सही तरीके से जो होती हैं बेबी फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ग्रो नहीं कर सकता, मेडिकल इमरजेंसी होती है, फौरी तौर पर इसमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। मिसकैरेज हो सकता है समटाइम्स जो होती हैं। और उसके बाद परी टर्म लेबर पेन, वक्त से पहले बच्चा पैदा हो जाता है, परिसेंटा जो होती है प्रेविया, इसमें सर्विक्स वगैरह जो होती है वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। उसके बाद एंटीनेटल केयर, इसको हम जो होती है प्रीनेटल केयर भी कहते हैं। हेल्थ केयर और मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रेग्नेंट वोमेन को प्रोवाइड करते हैं ये वाली केयर बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। इसके की कंपोनेंट रेगुलर चेकअप, फिजिकल एग्जामिनेशंस करना माँ के बहुत जरूरी है, ब्लड टेस्ट करने चाहिए, अल्ट्रासाउंड स्कैन, न्यूट्रिशनल गाइडेंस दी जाती है, और इम्यूनाइजेशन का बहुत, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती हैं, टेटनेस, डिप्थीरिया, परटोसिस, ये सारी वैक्सीनेशन उसको अच्छे से दी जाती है। उसके बाद ये एंटीनेटल केयर या परिनेटल केयर, वही सेम बात जो भी मैं आपको बताई थी वो उर्दू में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और सेकंड, उसके बाद है लेबर। लेबर्स मीन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेल करता है बेबी को बॉडी से बाहर, और फिर वोमेन्स और प्लेसेंटा, ठीक है, फ्रॉम वोमेन्स बॉडी से बेबी जो होती है वो बाहर आ जाता है। इसकी स्टेजेस, सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेज इसमें डायलेशन और एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स डायलेट होता है। सर्विक्स डायलेट होने से डिलीवरी ऑफ बेबी होती है, ठीक है। फिर थर्ड फेज में डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कंट्रक्शन होती है सबसे पहले स्टेजेस ऑफ लेबर में। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि डायलेशन होती है सर्वेक्स की, और उसके बाद अर्ली फेज, और इसमें एक्टिव फेज होता है। अर्ली फेज में फलना शुरू हो जाता है, एक्टिव फेज में तेजी के साथ फैलता है, और फिर ट्रांजिशन फेज के अंदर जो होती है तकरीबन इसमें कमर में दबाव और धकेलने की कोशिश होती है, फिर डिलीवरी होती है बेबी की। तो ये सारे इसके अंदर फेज है, ठीक है। अब कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे प्रोलॉन्ग लेबर, जिसको हम डिस्कॉर्डिया भी कहते हैं। ये टाइम से ज्यादा हो जाता है, सर्वे एक्स्ट्रा ऐसा फैलता है या ना काफी करता है, और कंट्रक्शन वगैरह कम होती है, बच्चे की पोजीशन चेंज हो जाती है, और बच्चा जो होती है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। उसके बाद फेटल जो होती है डिस्ट्रेस भी हो जाता है, धड़कन वगैरह ये कम हो जाती है। ब्रीच जो होती है प्रेजेंटेशन, बच्चे की पिछली जो हिस्सा या पाँव पहले निकलने की कोशिश में, बच्चा है सर के, ये सारी मुख्तलिफ शोल्डर बच्चे के उसमें जो होती है डेस्क क्या हो जाता है, ठीक है, यानी कि बच्चे का सर वलादत के रास्ते से निकल जाता है लेकिन कंधे फंस जाते हैं, तो ये अम्बिलिकल कार्ड में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, हेमरेज हो सकती है सर। अच्छा, उसके बाद फिर ब्रेस्ट फीडिंग नेक्स्ट है। अब बच्चा पैदा हो गया तो आप उसके बाद दूध पिलाना, उसमें पोस्टमार्टम केयर या बाद की केयर है कि बच्चे को किस तरह से दूध देना है। बच्चे में सबसे पहली जो हार्मोनल चेंजेस आती है वो कोलेस्ट्रॉम उसको कहते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट एंटीबॉडीज जो होती हैं जो माँ के फर्स्ट मिल्क से बेबी की तरफ जाती है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होते हैं वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये हार्मोन जो होते हैं ना, ये ब्रेस्ट को ब्रेक करता है और ब्रेस्ट की कंट्रक्शन काज करता है। उसके बाद न्यूट्रिशन वगैरह का ख्याल रखना जरूरी है, अच्छी ग़िज़ा देनी चाहिए बच्चे को, माँ को, ताकि बच्चे की अच्छी जो होती है हेल्थ। उसके बाद है इमोशनल बॉन्डिंग, ठीक है, और मैटरनल जो होती है बेनिफिट्स वगैरह, ग्लोबल रिकमेंडेशंस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हमारे पास एक फैमिली प्लानिंग, इसकी कुछ मेथड्स होते हैं, बल्कि ये भी मैं आपको साथ ही डिस्कस कर देती हूँ। फैमिली प्लानिंग्स जो प्रेगनेंसी को रोकना, इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बैरियर मेथड होते हैं जिसमें कंडोम आ जाते हैं, हार्मोनल मेथड कंट्रोल पिल्स आ जाती हैं, बर्थ कंट्रोल पैचेस, बर्थ कंट्रोल शॉट्स। उसके बाद आईयूडी, ठीक है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस होते हैं।
कॉपर के बने होते हैं, हार्मोनल्स होते हैं। परमानेंट मेथड्स में ट्यूबुलर लिगेशंस, जिसमें खवातीन की जो स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है, इसमें फेलोपियन ट्यूब्स को सर्जरी के थ्रू सील कर दिया जाता है। हेस्ट्रोस्कोपी स्टेरिलाइजेशन, ये गैर सर्जरी काम होते हैं जिसमें ट्यूब्स को ब्लॉक करने के लिए जो दिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको हम हिस्टेरोस्कोपी, मतलब ट्यूब्स को सर्जरी के बगैर ही अंदर जो इंसर्ट करके उनको क्लोज किया जाता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दिए जाते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक्स था, रिप्रोडक्टिव। तो आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।